दोस्तों, जहां एक पेड़ का हल्का पत्ता हवा में कुछ देर उड़ नहीं पाता, तो आखिर कैसे ये हजारों टन के एयरप्लेन इतने सारे पैसेंजर्स को लेकर हवा में उड़ जाते हैं, या फिर ये टेक ऑफ या लैंडिंग कैसे करते हैं? इस तरह के सवाल आपके जहन में जरूर आते होंगे। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब देने से पहले हमें थोड़ा एयरप्लेन के इतिहास को समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर किसी इंसान के दिमाग में ये आया था कि हम इंसान भी किसी चीज की मदद से उड़ सकते हैं, तो वो इंसान थे आर्किटेक्स। इन्होंने 400 BC में पहली बार पक्षियों के जैसे पंख बनाकर उड़ने की कोशिश की थी, और तभी उन्होंने एक ऐसी उड़ने वाली चीज बनाई जो कि करीब 200 मीटर की ऊंचाई तक उड़ी। हालांकि उस समय की कोई तस्वीर तो नहीं है, लेकिन 9वीं और 11वीं सदी में ग्लाइडर का आविष्कार हुआ, लेकिन उसका टेस्ट नाकामयाब रहा। फिर 1799 में ग्लाइडर को मजबूती देने के लिए एक मशीन को बनाया जा रहा था, और फाइनली 1853 को पहला ग्लाइडर बना, और फिर 1856 में जीन मैरी ली ब्रिश ने ग्लाइडर प्लस का आविष्कार किया, और फिर ऐसे अनेकों परीक्षण होते गए। दोस्तों, एयरप्लेन को बनाने का श्रेय राइट ब्रदर्स को जाता है। ये दोनों ही भाई थे जिनके नाम ऑरविल और विल्बर थे। इन्होंने सन 1903 में अलग अलग मशीन, इंजन्स और पावर के साथ उड़ने वाला प्लेन बनाया, जो कि 1905 में उड़ने में सफल हुआ, और ये पहली बार 39 मिनट तक 39 किलोमीटर हवा में उड़ता रहा। दोस्तों, अब ये तो एयरप्लेन का इतिहास हुआ। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि आखिर एयरप्लेन हवा में उड़ते कैसे हैं। दोस्तों, हवाई जहाज कोई भी हो, उसे उड़ाने के दो मेन फैक्टर होते हैं। पहला होता है सक्सेसफुल टेक ऑफ, और दूसरा होता है जीरो नेट फोर्स। और सन 1903 में राइट ब्रदर्स ने जिन साइंटिफिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया था, वो थे बर्नौलिस प्रिंसिपल और न्यूटन का थर्ड लॉ। दोस्तों, आसमान में उड़ने वाली कोई भी चीज पर 4 तरह के फोर्सेस अप्लाई होते हैं। पहला है ग्रेविटी, दूसरा है लिफ्ट फोर्स, तीसरा है थ्रस्ट, और चौथा है ड्रैग फोर्स। अब ये चारों फोर्स बैलेंस हो तभी एक प्लेन आसमान में अच्छे से उड़ पाएगा, और इन सभी फोर्सेस को बैलेंस करने में सबसे मेजर रोल प्ले करता है एक प्लेन का डिजाइन। अगर आपने कभी एयरप्लेन के स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया होगा, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि एयरप्लेन का डिजाइन पक्षियों से इंस्पायर होकर बनाया गया है, और जिस तरह बर्ड्स के उड़ने के लिए उनके विंग्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, उसी तरह एक सक्सेसफुल फ्लाइट के लिए प्लेन का विंग्स का डिजाइन बहुत ही अहम होता है। ज्यादातर प्लेन के विंग्स का ऊपर का सरफेस कर्व होता है, जबकि नीचे का ढांचा एक क्रॉस सेक्शनल आकार में बनता है, और इसे साइंटिफिक भाषा में एयरफॉयल कहते हैं। दोस्तों, एयरप्लेन के कर्व्स विंग्स हवा को नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके रिएक्शन में हवा का प्रेशर अपर डायरेक्शन में लगता है, जिसे लिफ्ट फोर्स कहते हैं। अब दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि प्लेन को जमीन की ओर खींचता है, और ये लिफ्ट फोर्स, ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस होकर नेट फोर्स को 0 कर देता है, और इसी कारण हवा में प्लेन बैलेंस कर पाता है। दोस्तों, अब एयरप्लेन हवा में तो बैलेंस हो गया, लेकिन उसे आगे बढ़ने के लिए प्रपोर्शन एक्सेलरेशन फोर्स की भी जरूरत पड़ती है, जिससे कि ये किसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर सके। और इसके लिए एयरप्लेन में ये बड़े बड़े टर्बो प्रोपेलर लगाए जाते हैं। पंखों की तरह नजर आने वाले ये प्रोपेलर मेन इंजन से जुड़े होते हैं। इसे इंजन ऑयल की मदद से स्टार्ट किया जाता है, और थ्रस्ट पावर जनरेट की जाती है। और मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि पहले जहाँ सभी प्लेन्स में सिर्फ एक ही तरह के टर्बो प्रोपेलर यूज हुआ करते थे, वहीं अब मार्केट में 3 तरह के इंजन मौजूद है, जिनका नाम है टर्बो जेट, टर्बो क्रॉप और टर्बो फैन। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा टर्बो इंजन GE9X बोइंग 777X में लगाया गया है। टर्बो इंजन से जनरेट होने वाली थ्रस्ट पावर प्लेन को टेक ऑफ और आसमान में आगे मूव करने के लिए हेल्प करती है। लेकिन जब प्लेन आगे की तरफ मूव होता है, तो इसके सामने से हवा का दबाव पड़ता है, जिससे कि ड्रैग फोर्स पैदा होता है। ड्रैग फोर्स प्लेन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से रोकता है। इसीलिए दोस्तों, प्लेन्स को 33,000 से 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जाता है, क्योंकि इतनी ऊपर हवा थोड़ी पतली होती है, जो कि ड्रैग फोर्स पैदा करती है। वहीं ड्रैग फोर्स की इफेक्ट को कम करने के लिए प्लेन का एरोडायनेमिक डिजाइन भी बहुत काम आता है। दोस्तों, मॉडर्न एयरक्राफ्ट के विंग्स हाईली मॉडिफाइड होते हैं और कई पार्ट्स में बढ़ जाते हैं।
साथ ही विंग्स के इन पार्ट्स को जरूरत के हिसाब से फोल्ड और अनफोल्ड किया जाता है, जो कि ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स को बढ़ाने और कम करने के काम आता है। और दोस्तों प्लेन को आसमान में उड़ने के लिए एक पावरफुल टेक ऑफ की भी जरूरत होती है, जिसमें आसमान के मुकाबले ज्यादा थ्रस्ट और लिफ्ट फोर्स लगती है। और इसी वजह से टेक ऑफ के वक्त विंग्स के इन फ्लैप और इन स्लाइडर को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाता है। दरअसल दोस्तों इससे होता ये है कि प्लेन को टेक ऑफ के लिए ज्यादा लिफ्ट फोर्स का सपोर्ट मिलता है और प्लेन अच्छे से जमीन पर टेक ऑफ कर पाता है। वहीं टेक ऑफ के बाद विंग्स में लगे ये फ्लैप और स्लाइडर दोबारा से फोल्ड हो जाते हैं। और इसके अलावा प्लेन को अलग अलग दिशाओं में मूव करने के लिए अलरन, एलोवेटर और रडर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों पायलट्स एलोवेटर का इस्तेमाल फ्लाइट के दौरान अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए करते हैं, जबकि प्लेन्स को लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए रडर और एलोरॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं लैंडिंग के वक्त स्पॉइलर का भी इस्तेमाल किया जाता है। लैंडिंग के वक्त स्पॉइलर की वजह से ही ड्रैग फोर्स बढ़ जाता है और लिफ्ट फोर्स कम हो जाता है, जिससे कि प्लेन नीचे की तरफ आने लगता है। और आखिर में प्लेन की सेफ लैंडिंग के लिए लैंडिंग गियर्स को भी बाहर निकाला जाता है, जो कि प्लेन की हाई ड्रैग पावर को सरफेस की फ्रिक्शन से कंट्रोल करने में मदद करता है। और दोस्तों इस तरह प्लेन के टेक ऑफ से लेकर आसमान में उड़ने और लैंड करने तक का सफर पूरा होता है। अब दोस्तों पहले एयरप्लेन की खिड़कियां स्क्वायर शेप में हुआ करती थी, लेकिन ऐसे शेप की वजह से खिड़कियों पर हवा का दबाव किसी भी और पार्ट के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पड़ता था और इसी वजह से 20वीं सदी में कई प्लेन्स क्रैश हो जाते थे। अब दोस्तों आप जान चुके हैं कि क्यों आखिर प्लेन की खिड़कियां ओवल और राउंड शेप में होती है। अब दोस्तों पहले के समय में पायलट्स जमीन पर बड़े बड़े पहाड़, लाइन मार्क्स और एयरलाइन को देखकर रास्ते का पता लगाते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इस समस्या का समाधान निकल गया। अब दोस्तों पायलट्स रास्ते का पता लगाने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों एयरप्लेन में एयरवेज के यानी कि रूट्स के रोड मैप्स है और एयरप्लेन में जीपीएस होता है जो कि सिग्नल यूज करता है और हवा, मौसम और डेस्टिनेशन के डिस्टेंस को एनालाइज करता है। और ये सारा इंफॉर्मेशन रहता है एक ब्लैक बॉक्स में, जिसमें सारा रेफरेंस सिस्टम डेटा और रेडियो नेविगेशन सिग्नल शामिल है, जिससे जो एयरप्लेन होते हैं वो एयरवेज यूज करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। दोस्तों आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि ब्लैक बॉक्स को एयरक्राफ्ट नेविगेशन का ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एयरप्लेन को रास्ता दिखाने में। जब एक बार रूट डिसाइड हो जाता है तो सारा इंफॉर्मेशन को फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एफएमएस में भर दिया जाता है। अब जो एफएमएस होता है वो बहुत सारे सिग्नल यूज करता है, जिससे कि एयरक्राफ्ट का पोजीशन मेंटेन होती है और एयरक्राफ्ट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। और वो 2 सिग्नल के नाम है रेडियो एड्स और जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।